नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, हमेशा जब भी भीड़ की बात होती है तो जनरली हम कहते हैं कि जाम लग गया है, लेकिन इस भीड़ में दर्द है, अपनापन है। और इस अपनेपन और इस भीड़ के लिए कुछ कहना चाहूंगा। मैं कुछ तन्हा सा था भीड़ में, हर एक को देखा, हर कोई तन्हा सा दिख रहा था। ये उस दौर का वक्त था जब लॉकडाउन लगा था और इस समय मेरे पास पूरी स्टारकास्ट मौजूद है। सर, आप दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो हमने विजुअल्स देखे, दृश्य देखे, जो ट्रेलर्स में देखे, कल फिल्म भी मैंने देखी, कुछ विभाजन जैसा विजुअल था कि सब लोग चले जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम तो विभाजन था देश का, लेकिन इस बार विभाजन था सपनों का, अपनेपन का। और उस कहानियों को सुनना, लॉकडाउन की कहानियों को सुनना और उसके बाद उसको जीना, कितना झकझोर के रख दिया आप दोनों को इस कहानी। मुझे लगता है हम दोनों को ही नहीं, इस विश्व में संपूर्ण मनुष्य जाति को इस कोरोना रूपी महामारी ने झकझोर के रख दिया था। और हर व्यक्ति के जीवन में भय का साम्राज्य था, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों से तो निपट सकते हैं जो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों से आप नहीं निपट सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं देती हैं। उनका निदान आपको समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा विश्व झकझोर के खड़ा हुआ है कि एक अचानक चलते हुए इस महामारी ने ऐसे किया है कि कोई अचानक चला जा रहा था और कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट के गिरा हो और अचानक अफरा तफरी मच गई हो। तो ये एक ऐसी आपदा थी जिसने हमारे अंदर की आस्था को झकझोर के रख दिया। तो आस्था को हिलाने का काम भी किया, आस्था को जगाने का काम भी किया और आस्था को दिखाने का काम भी किया। राजकुमार सर, कितने झकझोर के रख दिया था लॉकडाउन के वक्त, जिस तरीके की हम कहानियाँ देख रहे थे, सुन रहे थे। बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो सेकेंड वेव आई थी तो उसने आई थिंक हम सबको हिला के रख दिया था। हम सब ने कोई ना कोई अपने जानने वाले या किसी जानने वाले को ऐसी न्यूज़ आई थी कि वो चला गया। बहुत लॉसेस देखे आई थिंक सब ने। तो उसने तो बहुत झकझोर दिया था। दिन जो डेली हम स्टोरीज़ देखते थे, पर उसमें जो मुझे एक चीज़ सही बस ये लगा कि कैसे हम सब साथ मिलकर खड़े थे सोशल मीडिया पर। मतलब एक तरह का ऐसा हो गया था कि हर कोई एक दूसरे को मदद करने की कोशिश कर रहा था। जो ऑफकोर्स गवर्नमेंट कर रही थी वो तो कर ही रही थी, वो तो अपना बेस्ट कर रही थी, पर हम सब जो साथ खड़े थे उसने मुझे एक उम्मीद भी दी कहीं ना कहीं। देखिए, नाम के तो आप राजकुमार है ही और वाहवाही का ताज कई बार आप पहन चुके हैं अपने किरदारों से, लेकिन इस बार जिस दर्द को आपने पर्दे पे दिखाया है, उस किरदार को एक इंसानियत का ताज आपने इस बार पहनाया है। कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है क्योंकि इंसानों का ही किरदार करते हैं हम। ये सब जो है कहीं बाहर से तो आए नहीं, इंसान ही है और इंसान एक तरीके से रिएक्ट करता है अपने अपनी अपब्रिंगिंग और अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। तो मेरा भी यही रहता है हमेशा कि जब भी जो किरदार मिले तो उसमें बस उसको ईमानदारी से करूं कि उसकी इंसानियत दिखे लोगों को, कि लोग कहें कि हाँ ये बिलीवेबल है, कि ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा ये इंसान। उसमें कुछ ऐसा ना करूं कभी भी लालच में आके कि यार मैं दिखूं। मुझे दिखना ही नहीं है, मुझे खो जाना है कि आप देखो ही नहीं, आप देखो और एक्सपीरियंस करके चले जाओ। उसमें कुछ याद ना रहे आपको कि ये डायलॉग जो उसने बोला था ना, वो जो लाइन थी, स्पेशली ऐसी फिल्मों में आई थिंक बहुत ज़रूरी है। न्यूटन, भीड़, शाहिद, कि आप एक्सपीरियंस दे रहे हो, आपको आप दिख नहीं रहे हो। देखिए, जब भी मैं किसी संघर्ष की कहानी पूछता हूँ तो कुछ का कहना होता है कि मुझे भीड़ से अलग दिखना है, लेकिन कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे भीड़ में रह के ही भीड़ से अलग दिखना है, क्योंकि भीड़ ही है और वो भीड़ में आपके ऑडियंस है, आपके फैंस है, आपके चाहने वाले भी होते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको हीरो बनाते हैं। हालांकि आपको हीरो शब्द से मुझे लगता है कि आप कहलाना नहीं चाहते हीरो, लेकिन फिर भी आप हीरो हैं क्योंकि फैंस ने आपको वो ताज पहना रखा है। और वही ऑडियंस आपके लिए जब आती है, तालियां बजाती है, सीटी बजाती है, हूटिंग करती है, कहती है यही है हमारे राजकुमार। नहीं, बहुत प्यार मिला है। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं सबका। एक लड़का जो एक छोटे, जब गुड़गांव उस टाइम तो और छोटा शहर था, वहाँ पे बैठ के एक सपना देखना कि यार मुझे ना फिल्म में एक्टिंग करनी है, और दूर दूर तक कोई कनेक्ट नहीं, और इतना प्यार मिलना आज आई थिंक कई बार यकीन नहीं होता है कि एक्चुअली ये हो रहा है। एक सपना जो हमने देखा था वो सपना सच हो रहा है, वो जी रहे हैं हम डेली उस सपने को। सो सिर्फ आई एम जस्ट ग्रेटफुल, देयर इज लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड नथिंग एल्स। आई थिंक इसलिए मैं हमेशा सिर्फ सर झुका के ही चलता हूँ और सर झुका के रखता हूँ कि यार ये मेरा है नहीं, ये मिल गया। आई थिंक किसी ब्लेसिंग से और किसी ऊपर वाले की परमो करम से, ऊपर वाले के रहमो करम से, और आई थिंक ऑडियंस ने जो इतना प्यार दिया। आशुतोष सर, कहते हैं ना कि
कहीं ना कहीं आप अपने फिल्मों से, किरदारों से या फिल्म को नाम से अपने आप को कई बार रिलेट करते हैं। तो जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन था, दुश्मन आपकी फिल्म थी कोरोना, उसमें दुनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन था कोरोना, उसमें आशुतोष सर की संघर्ष की क्या कहानी थी? क्योंकि हर कोई संघर्ष करते हुए दिख रहा था कोरोना काल में, तो आपकी क्या संघर्ष है? संघर्ष जो है दोनों जोड़ दिए उन्होंने, देख रहे हैं आप। सौरभ की जो शाब्दिक जादूगरी है वो सचमुच में आनंद देने वाली है। इस सेकंड वेव के दौरान मैं खुद भी कोरोना से ग्रसित हो गया था और एडमिट हुआ, और मुझे तकरीबन 2-3 बार मुझे कोरोना हुआ, लेकिन ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा थी कि बहुत मतलब आज हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत पीड़ा थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे अपने बड़े भाई हैं जो उस समय बिल्कुल जिसको ये कहा जाए कि वो दरवाजे खटखटा के लौट के आए हैं। और कोरोना के उस पीरियड में जबकि सारी की सारी चीज़ें बंद हो गई थी और कई जगहों पर, क्योंकि एकदम से ये एक ऐसी बीमारी थी कि सब कहीं प्रयोग ही हो रहे थे मेडिकल साइंस में कि कोई चीज़ तो वर्क कर जाए इसके ऊपर। ये हमारे वैज्ञानिकों की और डॉक्टर्स की भी इसमें प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हर चीज़ में वो प्रयोग करते थे और प्रयोग सफल होने के लिए करते थे। तो उस दौरान भी पता लगा कि जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो आप मध्य प्रदेश के छोटे शहर से उठा के उनको आप वैसी स्थिति में आप मुंबई लेके आ रहे हैं। मुंबई में तो ऐसी कई सारी घटनाएं, मेरे कई सारे मित्र हैं, मेरे कई सारे जानने वाले हैं जो इस तरीके से पीड़ित हुए। और ये परमात्मा की कृपा है कि धीरे धीरे ये जो बवंडर उठा था उसने कहीं ना कहीं हमको पहले से बेहतर मनुष्य तो बना ही दिया है, और हमारे अंदर जो भावुकता थी वो संवेदनशीलता में परिवर्तित हुई है कि हम इमोशनल की अपेक्षा अब हम थोड़े से सेंसिटिव अधिक हो गए हैं। मुझे लगता है कि कोरोना ने एक चीज़ और बताई कि आई मी माई सेल्फ, आप अपने आप को पहचानो, क्योंकि लोग पहचान नहीं पा रहे थे और भटके हुए दिखाई दे रहे थे इस संसार में। लेकिन उसमें अपने आप को परखने की उसने बताई कि आप किससे मोहब्बत असली करते हैं, आप किसको चाहते हैं और किस तरीके से आप अपने घर में बैठ के अपनेपन का जो एहसास था वो भी हमें इस कोरोना ने दिया। इस भीड़ में कई सीन्स हैं, हिंदू मुस्लिम भी बोला गया कि तब भी जमात दिखाया, हिंदू मुस्लिम दिखाया, लेकिन अगर आशुतोष सर बैठे तो अंदर से कहते हैं ना कि निकलना वाजिब होती है शब्द। तो मैं ये कह सकता हूँ आशुतोष सर, आप दोनों से भी जानना चाहूँगा कि ना ही हिंदू बड़ा है ना मुसलमान बड़ा है, जो इंसानियत के हाथ आगे बढ़ा रहा है वो इंसान बड़ा है। अद्भुत। और क्या आप मानते हैं? मेरा तो ये मानना ही है कि मनुष्य को अगर ज़िंदा रखना है तो उसके अंदर मनुष्यता का बचे रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मनुष्यता अगर है, मनुष्य को पशु से क्या चीज़ अलग करती है? हम पशुता अगर हमारे अंदर हो जाए, क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये पशु के अंदर भी होता है और मनुष्य के अंदर भी होता है। लेकिन पशु और मनुष्य के बीच में अगर कोई अंतर करता है तो वह उसकी मनुष्यता ही है। तो आपने बहुत सही बात कही कि मनुष्यता तो होनी चाहिए हमारे आपके सबके अंदर, इंसान के अंदर इंसानियत तो होनी ही चाहिए। राजकुमार सर, आपसे जानना चाहूँगा और आशुतोष सर के लिए जानना चाहूँगा कि जब भी मंच की बात होती है और मंच पे किसको सुनने की बात होती है तो मुझे लगता है कि मोदी जी, योगी जी और फिर आशुतोष सर सबसे बेस्ट लोग हैं जो मंच पे आके जिनको लोग सुनते हैं। और जिस तरीके से आई थिंक मैं जो शूटिंग के वक्त काफ़ी वक्त हमने साथ में बिताया था और अभी प्रमोशंस में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इनके साथ बैठने का मौका मिलता है। और ज़िंदगी में भी, सिर्फ इंटरव्यूज़ के दौरान नहीं, आम जिंदगी में भी सर के, क्योंकि इतना पढ़ा है इन्होंने, ये कोई ऐसा हवा का ज्ञान नहीं है, ये हर चीज़ का उनके पास एक उदाहरण है। कहीं से वो किसी किताब से उठा के एक आपको कहानी बता रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है यार। लाइफ लेसन्स जो है ना, जो एक ज़िंदगी का जो ज्ञान है एक, वो आशु सर से इतना सीखने को मिलता है। और मैं अभी एक्चुअली मैं वही सोचता था, आपको जब मैं आपको देख रहा था, आप बात कर रहे थे, कि मुझे याद है मैंने पहली जब इनकी फिल्म देखी थी दुश्मन, मैं छोटा सा बच्चा रहूँगा उस टाइम, ऑफकोर्स 96 में, 96 ना 98, हाँ, तो मैं कुछ 13-14 साल का बच्चा था उस वक्त। तो कैसे मुझे
इनके किरदार से उस वक्त मुरली नहीं गोकुल इतना मुझे डर लगा था और इतनी नफरत हुई थी उस टाइम भी, और आज मैं उसी इंसान के साथ बैठा हूँ और मुझे इतना प्यार आ रहा है। आई थिंक वो इनकी एज एन एक्टर इनकी काबिलियत है कि कैसे अपने किरदारों को ये इतना भयावह बना सकते हैं, लेकिन एज ए इंसान वो इतने सुरीले, इतने मीठे, इतना ज्ञान उनके पास है, ज्ञान के भंडार है वो, और अच्छा ज्ञान, ऐसा बोरिंग ज्ञान नहीं, प्रीची नहीं, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ज्ञान। आशुतोष सर, जिसने 3 साल में अपना नामकरण कर दिया हो उम्र में, उससे शायद ये पूछना बेईमानी होगी कि आप अपने कौन से किरदार को सबसे अपने क्लोज पाते हैं? एक्टर, पोएट, जब लेखक, ऐसा कौन सा किरदार है जिसको आप अपनी रियल जिंदगी के किरदार को अपने सबसे क्लोज पाते हैं? मैं मनुष्य के जीवन को विभागों में नहीं देखता। मेरा ये मानना है कि हमारा आपका सबका जीवन अखंड है, तो उसको खंडों में बांट कर खंडित दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो ये सब आपके ही रूप हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम है, सिनेमा के माध्यम से आप वो कहते हैं जो कोई एक कहानीकार, कथाकार कहना चाहता है, फिर समाज हमसे लेता है। तो जब आप लिखते हैं तो आप समाज को वो लौटाते हैं जो आप कहना चाहते हैं, और जब आप डिजिटल मीडियम पे होते हैं तो आप समाज को वो लौटाते हैं जो आपको समाज से मिल रहा होता है, और उसके आपके जो अपने अनुभव हैं वो आप उनके साथ साझा करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, ये निदा फाजली साहब का शेर है कि जिसको भी देखिए कई बार देखिए। बिल्कुल। अच्छा, इस भीड़ में जो यादव का किरदार है, आशुतोष जी को कितना संतोष मिला इस किरदार को करने के बाद? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक ये पुलिस वाले का किरदार है। इसके पहले नित्यानंद मोहले सिम्बा में हमने किया था, वो भी पुलिस वाला था। फिर सोन चिरैया में वीरेंद्र सिंह गुज्जर हमने किया था, वो भी पुलिस वाला था। और ये जो यादव है ये भी पुलिस वाला है, और ये तीनों पुलिस में होते हुए, सेम प्रोफेशन में होते हुए भी, इन तीनों की भाव भंगिमा, इन तीनों का मानस, इन तीनों का चलना फिरना, उठना बैठना, देखना, बात करने का ढंग, सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो किसी भी अभिनेता के लिए ये अपने आप में आनंद का विषय होता है कि एक रंग के आप 3 अलग अलग शेड जब दे देते हैं और अलग किरदार खड़े हो जाते हैं, तो वो एक अभिनेता के लिए बड़ा संतुष्टिदायक होता है। तो अभिनय करते हुए मुझे आनंद मिला, लेकिन कोई भी फिल्म अभिनेता की या निर्देशक की तब तक होती है जब तक वो रिलीज़ नहीं हुई है। रिलीज़ के तुरंत साथ ही वो किरदार, वो फिल्म दर्शकों के हो जाते हैं। तो अब उसका मालिक मैं नहीं हूँ, मेरे पास जो था वो मैंने आपको दे दिया। अब आपकी रचना है, अब आप उसको दुलारें, सराहें, आशीष दें या धिक्कारें, ये आपके ऊपर। राजकुमार सर, देखिए, डेयरिंग तो आप बचपन से थे, और आइडलाइज जब आमिर को करते थे, उसके स्टंट्स भी आप करते थे, मैंने सुना है। जो रेल वाला स्टंट है वो भी क्या करते थे, और आपके किरदारों में भी, हाँ जी, गुलाम वाला स्टंट, और आपके किरदारों में डेयरिंग दिखती है। और इस बार जिस तरीके से हमने इस फिल्म को देखा है, एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखा है, ब्लैक एंड वाइट, वो कैसा एक्सपीरियंस आपका इस बार रहा? बिकॉज जिस तरीके से हम कई सालों बाद हमने इसको देखा, बहुत अच्छा रहा। आई थिंक जब सर ने पहली बार जब ये बताया था कि वो इस फिल्म को सोच रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट करेंगे, तो मुझे तो एज एन एक्टर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं फिल्म स्कूल से पढ़ा हूँ और मैंने तमाम दुनिया भर का सिनेमा देखा है। तो ब्लैक एंड वाइट का अपना एक जादू है। एक अब हम आज भी हम जब पुरानी फिल्में देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट, जो ओरिजिनल ब्लैक एंड वाइट थी, एक सिंप्लिसिटी है, एक इनोसेंस है। और इसमें क्या होता है, जो चीज़ मैं नोटिस की ब्लैक एंड वाइट में, कि आप सबसे पहले चेहरों को देखते हैं, सबसे ध्यान आपका सबसे पहले फेस पे जाता है, बिकॉज वही एक चीज़ है जो मूव कर रही है, बाकी सब ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो एक चैलेंज भी है कि आपकी सच्चाई जो है और ज़्यादा दिखती है ब्लैक एंड वाइट में। उसमें आप कलरफुल करके के पीछे यहाँ लाइट्स आ रही हैं और ये सब, वो सब हो ही नहीं सकता है इसमें। और एक आर्टिस्टिक आई थिंक एक डिसीजन था, जो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फिल्मोग्राफी में एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म भी है। और जिन लोगों ने देखी है, अभी भी आपने भी देखी, तो ऐसा कोई भी किसने भी बाहर के नहीं बोला कि ये पर ब्लैक एंड वाइट क्यों बनाई। आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस है, वो आपको उस दुनिया में ले जाता है कि उस टाइम का जो एक सूनापन, एक जब बोलते ना कि बहुत ही, जब बारिश आने से पहले एक तरीके का जैसे क्लाउडी हो जाता है ब्लैक एंड वाइट, बहुत गमगीन सा जो मौसम बन जाता है,
वो भी ज़रूरी था आई थिंक इस फिल्म में दिखाना, इस कहानी के जरिए. तो आई एम तो वेरी हैप्पी दैट भीड़ इज़ इन ब्लैक एंड वाइट बिकॉज एज एन एक्टर वेरी सेल्फिश थिंग टू से, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट फिल्म इन माई फिल्मोग्राफी. अच्छा, एक थप्पड़ सीन की बात हो रही है जिसमें सब पूछ रहे होंगे आपसे कि आशुतोष जी ने रियल में थप्पड़, लेकिन आपने सोचा नहीं सीन के बाद बोला जाए कि राणा जी मुझे माफ करना, गलती माने से हो गई? नहीं, ये तो मुझे बोलना चाहिए था भाई, क्योंकि मारा मैंने था बेचारे, ये तो रिसीविंग एंड पे थे. तो वो सीन का, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थप्पड़ नहीं देख रहा हूँ मैं, वो एक दुलार, एक साथ में एक हिम्मत बंदी होती है जब आशुतोष जी जैसे जो किरदार हैं, जो एक्टर हैं, वो आपके साथ होते हैं, तो उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है उस थप्पड़ का, मुझे लगता है कि कोई मायने नहीं होते, बिकॉज बिल्कुल उसमें एक जोश और भर देता आदमी. बिल्कुल नहीं, आई थिंक वो एक थप्पड़ तो जस्ट इट्स अ फिजिकल एक्शन. वो तो मतलब एक सेकंड नहीं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, एज एन एक्टर जब हम लोग काम कर रहे थे, और चूंकि हमारे मोस्ट ऑफ द सीन्स जो हैं वो साथ में ही हैं, ये कमाल की बात होती थी कि अगर मान लीजिए हमने रिहर्सल में कुछ किया और टेक में हम कुछ करने लगे और दूसरे टेक के लिए हम गए, तो जब आपके पास अच्छा एक्टर होता है तो धीरे से कान में बताते, जब वो वाला जो सुर था ना, वो बहुत अच्छा लगा था, कान में सुनने में अच्छा लगा था. तो ये मुझे एक सहूलियत हुई थी कि मैं निश्चिंत होके वो सारे के सारे प्रयोग मैं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा कान को एक्टर के रूप में मौजूद था, एक अच्छी आँख को एक्टर के रूप में मौजूद थी कि जहाँ पे आप अपने प्रयोग कर सकते हैं और जहाँ से आपको बहुत उचित और उपयुक्त सलाह मिलेगी जो किरदार के लिए बड़ी मुफीद है. तो बड़ा सुखद हमारा, मतलब एक क्रिएटिव तौर पे जब आप एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो बड़ी एक आनंददायक वाली स्थिति रही है. आशुतोष जी, आप तो खैर मुझे लगता है स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, क्योंकि रॉबिन हुड की इमेज थी स्टूडेंट्स को हेल्प करना, और अब अपने साथ वाले कोच टाइप्स की हेल्प करना, एक रॉबिन हुड जो इमेज होती है, जो मदद करते हैं, और वो मुझे लगता है कि अभी भी चालू है. जिस किरदारों के साथ आप जिसके साथ भी खड़े होते हैं, मुझे लगता है कि जो जोश है, वैक्सीनेशन जो होता है ना, आप दे डालते हैं उसको, उस फिल्म से अपने को स्टार को. नहीं, मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से लोगों ने, इस संसार में कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता, कोई ना कोई होता है जो उसकी मदद करता है. हो सकता है कि वो आपके माता पिता, भाई, मित्र ना हो, लेकिन कोई महेश भट्ट तो थे ना जिन्होंने आपकी मदद. तो किसी के ऊपर ही आपको निर्भर रह के आपका निर्माण होता है, तो कोई ना कोई आपका सहयोगी होता है. तो हमें जगत में बहुत लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत दिया. तो मेरा ये मानना रहता है कि जो आपके पास है उसको वो आपके पास रखने के लिए नहीं है, वो आपका था ही नहीं, वो लौटाने के लिए है. जैसे बादल समुद्र से पानी लेने के बाद याद रखता है और समुद्र को लौटा देता है, और समुद्र देने के बाद भूल जाता है, बादल लेने के बाद याद रखता है और लौटा देता है. तो ऐसी ही हमारे आपकी सबकी जीवन की प्रक्रिया है कि हमें लेने के बाद, देने के बाद भूल जाना चाहिए, लेने के बाद याद रखना चाहिए और लौटाना चाहिए. एक आखिरी सवाल आप दोनों से, क्योंकि लखनऊ में शूटिंग हुई, योगी जी का जो यूपी है भी, वो कैसे देखते हैं आप आशुतोष जी? हम लोग कोरोना के समय उस दौरान थे, और बिल्कुल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से मुश्किल से हमारी ही गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर हमें दिखाई देती थी. तो हमने उस दौर में वो जो शूट किया है, वो एक ऐसा दौर था कि जब लोग अपने अपने घरों में ही सिमटे हुए थे. तो अब लेकिन अब जाएंगे हम वहाँ पर, और अभी हम मई में शूट करने वाले हैं. तब हम आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह हमको जाना है, तो फिर मैं घूम के फिर आपके साथ साझा करूँगा सारे एक्सपीरियंस. सर क्या कहना चाहेंगे? भीड़ में अलग दो स्टार मिसादा भी बैठे हैं, और वो भीड़ का ही हिस्सा है, क्योंकि फैंस के बीच आप लोग रहते हैं, मोहब्बत आपके ऊपर लुटाते हैं फैंस. क्या कहेंगे इस भीड़ के लिए? उसके बाद एक 4 लाइन की कविता है जो मैंने लॉकडाउन पे लिखी है आशुतोष सर के लिए, तो वो सुनाऊंगा. वो जाते थे अगर आप नहीं, मैं ये कहूँगा कि 24 मार्च को इस फ्राइडे को हमारी फिल्म आ रही है भीड़, और इसके निर्देशक अनुभव सिन्हा जिन्होंने इससे पहले आर्टिकल 15, मुल्क, थप्पड़ जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं. तो ये उनकी फहरिस्त में काफ़ी ऊपर है ये फिल्म भीड़. तो एक अच्छी कहानी के लिए, दमदार परफॉर्मेंसेस के लिए इस फ्राइडे को जाकर भीड़ अपने सिनेमाघरों में ज़रूर देखिए और सपोर्ट कीजिए एक इम्पॉर्टेंट कहानी को. बिल्कुल. आशुतोष जी, जाते जाते एक लॉकडाउन पे था जो शायद लोगों का जज्बात में शायद लिख पाया.
अंधेरा छाया प्रभु जी, इससे हमें बचाओ तुम, जैसे द्वापर में आए थे वैसे ही अब आओ तुम। रीत करे ये प्रार्थना, जीवन को बचाओ तुम, दुविधा में ये विष खड़ा है, सबको राह दिखाओ तुम। क्या बात है। और मुझे लगता है कि अद्भुत। ये जो कलाकारों की जो भीड़ है, भीड़ फिल्म के अंदर, और जिस तरीके से दमदार परफॉर्मेंस है और दर्द और झकझोर देने वाली कहानी है, जो मुझे लगता है हर किसी ने अपने जीवन में देखी है उस कोरोना काल में, उस कहानी को कितनी सिंप्लिसिटी तरीके से और नए प्रयोग के साथ ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में वो दर्शाया गया। 24 तारीख को आप भी आइए और इस दमदार एक्टर्स के साथ दमदार परफॉर्मेंस को एंजॉय कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।